डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम BSN फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग एथिक्स के यूनिट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एथिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग एथिक्स क्या होता है। देखो, हॉस्पिटल साइड पे, कम्युनिटी साइड पे या कहीं जगह पे जब हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो हमने पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाना है, हमने पेशेंट को नुकसान से बचाना है, हमने पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखना है, हमने पेशेंट का जो हम उसको केयर प्रोवाइड करते हैं, जो हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उस ट्रीटमेंट से उस पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, हमने पेशेंट से ट्रीटमेंट के बारे में इजाज़त लेनी है, हमने पेशेंट के ऐसे मालूमात जिसको प्राइवेट रखना चाहिए तो उसको हमने प्राइवेट रखना है, उसको हमने कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो ये तमाम के तमाम रूल्स और प्रिंसिपल ये हमें एथिक्स बताता है। और जब हम एथिकल्स प्रिंसिपल को सामने रखकर जब हम किसी भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो इससे हमारी प्रोफेशनलिज्म शो होती है। तो किसी भी इदारे के लिए, किसी भी फील्ड के लिए अपने एथिकल प्रिंसिपल होते हैं, और अगर आप उस इदारे में यूनिफॉर्मली काम करना चाहते हैं, एज अ प्रोफेशनल आप काम करना चाहते हैं, तो आपने उसके एथिकल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। तो इस तरह हमारे भी फील्ड नर्सिंग के अपने कुछ एथिकल्स प्रिंसिपल हैं, अपने कुछ एथिकल्स रूल हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है नर्सिंग एथिक्स का पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम हर पेशेंट को एथिकल्स प्रिंसिपल को सामने रखकर उसको अच्छे से अच्छा केयर प्रोवाइड करें। सही है। तो आज की इस यूनिट में हम इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एथिक्स पढ़ेंगे, एथिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं तो हम उसको भी मेंशन करेंगे, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि आपके एग्जाम में नर्सिंग एथिक्स से किस टाइप के MCQs आ सकते हैं। इस यूनिट को आसानी के लिए हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ये है, पार्ट सेकंड का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। ये हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पार्ट फर्स्ट में जो है उसमें हम इन ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। ये जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव है ये ने हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट के वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये जो हमारे पास रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आप सेकंड पार्ट में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के ये ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन करेंगे। Ethics derived from the Greek word ethos which mean way of living। कि एथिक्स जो है ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से निकला है। तो ये भी एक सिंपल MCQs आ सकता है, आप अपने जहन में याद रख लें कि ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला है, डिराइड है, और इसका मतलब क्या है? वे ऑफ लिविंग, कि आपके रहने का तरीका। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि एथिक्स बेसिक हमें क्या बताता है? एथिक्स हमें ये बताता है ना कि क्या सही है क्या गलत है, आपने लोगों की किस तरह ख्याल रखना है, आपने लोगों की इज्जत का, उनके राइट्स का, आप उनके प्राइवेसी का किस तरह ख्याल रखना है। तो ये तमाम चीज़ें हमें एथिक्स बताता है। तो एथिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड एथोस से डिराइड है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वे ऑफ लिविंग, रहने का तरीका। ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट इज कंसर्न्ड विद ह्यूमन कंडक्ट, मोर स्पेसिफिकली द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। तो एथिक्स हमारे पास फिलॉसफी का वो ब्रांच है जो हमें ये बताता है कि एक ह्यूमन की कंडक्ट, जो ह्यूमन कंडक्ट या ह्यूमन के जो तौर तरीके हैं उसके साथ ये कंसर्न रखता है। सही है। और ये हमें किसी भी पर्सन के एक सोसाइटी में बिहेवियर के बारे में मालूमात देता है। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि एथिक्स हमारे पास फिलॉसफी का वो ब्रांच है कि वो हमें किसी भी ह्यूमन पर्सन की सोसाइटी में किस तरह बिहेवियर होना चाहिए, तो ये हमें एथिक्स से पता चलता है और ये हमें एथिक्स जो है ये प्रिंसिपल और रूल्स प्रोवाइड करता है। एथिक्स एग्जामिन द रेशनल जस्टिफिकेशन फॉर आवर मॉरल जजमेंट। इट स्टडी व्हाट इज मॉरली राइट और रॉन्ग।
एथिक्स जो है ये हमारे पास क्या करता है, ये मॉरल जस्टिफिकेशन करता है, मॉरल जजमेंट की जस्टिफिकेशन करता है कि मिसाल के तौर पे एक सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत, इखलाकी तौर पे कौन सा काम सही है कौन सा गलत है, इखलाकी तौर पे आपने कौन से काम करने हैं, कौन से काम से आपने खुद को बचाना है। तो ये हमें क्या करता है, इसकी जजमेंट भी एथिक्स करता है और इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी एथिक्स प्रोवाइड करता है। सही है। अगर मैं आपको एक सिंपल मिसाल दूं कि जितने भी हमारे पास सेंसिटिव इदारे हैं, आईएसआई वगैरह हो गए, एटॉमिक एनर्जी हो गए, वहां पे एम्प्लॉय को दौरान ड्यूटी मोबाइल यूज करना नहीं पड़ता, नहीं कर सकते आप। टच मोबाइल ये तो बिल्कुल भी, वो मोबाइल जिसमें से आप पिक्चर वगैरह ले सके उसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वहां के एथिकल प्रिंसिपल के खिलाफ है, वहां के अपने जो एथिकल प्रिंसिपल है, वहां के जो मॉरल रूल्स हैं उसके खिलाफ हैं। वहां पे आप कोई भी पिक्चर वगैरह नहीं ले सकते, इसलिए वहां पे टच मोबाइल लेकर जाना ये मना होता है। तो बिल्कुल लेकिन हॉस्पिटल साइड पे या टीचिंग साइड पे, कॉलेज यूनिवर्सिटी साइड पे हम मोबाइल यूज करते हैं, तो वहां पे अपने रूल्स हैं। तो एथिकल्स प्रिंसिपल्स जो होते हैं, एथिक्स जो होता है, तो ये क्या करता है, ये जस्टिफिकेशन ऑफ आवर मॉरल जजमेंट कि क्या इखलाकी तौर पे सही है क्या इखलाकी तौर पे गलत है, इसकी जजमेंट जस्टिफिकेशन और इसके बारे में रूल्स और प्रिंसिपल, तो ये एथिक्स हमें बताता है। It also referred to the method of inquiry that deal with conduct which is the guiding principle for good or bad। ये हमारे पास क्या करता है कि एथिक्स वो मेथड ऑफ इंक्वायरी है जो हमें क्या बताता है, जो हमें इस चीज़ के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, गाइडिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है। यूजुअली रिफर टू द प्रैक्टिस, बिलीफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप सच एज नर्सिंग। अब अगर हम नर्सिंग एथिक्स की बात करें तो नर्सिंग एथिक्स हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है कि कौन से प्रैक्टिसेस हमने करने हैं, कौन से बिलीफ हमारे होने चाहिए, कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर हमारा होना चाहिए हॉस्पिटल साइड पे, किसी कम्युनिटी साइड पे, जब हम किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें। तो ये हमें नर्सिंग एथिक्स बताता है कि हमारे बिहेवियर, हमारे बिलीफ, हमारे प्रैक्टिसेस किस टाइप के होने चाहिए, ये इसके बारे में गाइडलाइन, इसके बारे में गाइडिंग प्रिंसिपल, ये नर्सिंग एथिक्स से हमारे पास आते हैं। इस तरह हर इदारे के अपने एथिकल्स कंडक्ट, एथिकल्स प्रिंसिपल, एथिकल्स रूल्स होते हैं। नर्सिंग एथिक्स, नर्सिंग एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स that concern itself with activity in the field of nursing। तो वही बात कि जब आप एथिकल्स प्रिंसिपल को, एथिकल्स रूल्स को जब आप नर्सिंग प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं तो इसको नर्सिंग एथिक्स कहते हैं। और एथिकल्स प्रिंसिपल और रूल ये आगे आएंगे, इसको हम डिस्कस भी करेंगे, तो आप लोगों के जहन से ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएगा। और ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ कि एथिकल्स प्रिंसिपल क्या है कि हमने मरीज़ को फ़ायदा पहुँचाना है, हमने मरीज़ को हक अदा करना है, हमने मरीज़ की प्राइवेसी का ख्याल रखना है, हमने मरीज़ को नुकसान से पहुँचाना है, बचाना है, नुकसान से बचाना है हमने मरीज़ को। इस तरीके से जो है हमने मरीज़ के लिए क्या, उसके लिए हक मांगना है, हमने मरीज़ को टाइम पे केयर प्रोवाइड करनी है। तो ये तमाम प्रिंसिपल किस में आते हैं, ये नर्सिंग एथिक्स में आते हैं। The value or moral principle governing relationship between the nurses and patient, the patient family, other members of the health professional and the general public। तो जो नर्सिंग एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि किस तरह एक नर्सिंग और पेशेंट के दरमियान रिलेशन होता है, किस तरह नर्सिस और अटेंडेंट फैमिली मेंबर के दरमियान रिलेशन होता है, किस तरह एक नर्स ने अपने पेशेंट को, उसके फैमिली मेंबर को और कम्युनिटी को, पब्लिक को डील करना है। तो ये प्रिंसिपल हमारे पास नर्सिंग एथिक्स से आते हैं। अब हमारे पास है बायो एथिक्स। Bioethics is a multidisciplinary field that explore the ethical implications of advances in biology, medicine and healthcare।
क्या है कि जब हम इथिकल्स प्रिंसिपल को ह्यूमन लाइफ में इसको हम अप्लाई करते हैं, हॉस्पिटल साइड पे अप्लाई करते हैं, या मेडिसिन फार्मेसी साइड पे, मेडिसिन साइड पे, मेडिसिन के यूज़ के साइड पे, या पेशेंट के ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस साइड्स पे जब हम इथिकल्स प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो इसको बायो एथिक्स कहते हैं। तो बायो एथिक्स हमारे पास एक ऐसा ब्रांच है जिसमें एक ऐसा जो है स्टडी का वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, इथिकल्स प्रिंसिपल को ह्यूमन लाइफ, हेल्थ केयर सेटअप में पेशेंट के ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस वगैरह में जब हम इथिकल्स प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं उसको हम गाइडेंस उससे लेते हैं, इसको बायो एथिक्स कहते हैं। और इसका फोकस किस पे होता है, फोकसिंग ऑन मेकिंग मॉरल डिसीजन in this field while considering the well-being of individual and society। और इसका मेन फोकस किस पे होता है कि किस तरह हम मॉरल, एक इखलाकी, एक बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं जिससे पेशेंट की सेहत को कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये डिसीजन लेना, ये इसकी गाइडलाइन हमारे पास कहाँ से मिलती है, बायो एथिक्स से मिलती है। जिस तरह इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जेनेटिक टेस्टिंग हो गया, मतलब ये है कि जो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो फील्ड जो है वो वास्ट होता जा रहा है। इस तरह जेनेटिकल टेस्टिंग वगैरह जो हम लोगों की करते हैं कि जीन्स में कोई मसला तो नहीं है, अगर मसला है तो उसको हम किस तरह करेक्ट करते हैं, तो इसमें बहुत से इथिकल्स प्रिंसिपल्स होते हैं। सही है, इसमें बहुत से इथिकल्स प्रिंसिपल होते हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। एंड ऑफ लाइफ केयर, मतलब एक पेशेंट, डाइंग पेशेंट है, उसके हमने किस टाइप की केयर करनी है, आया उसको हमने मरने के लिए छोड़ना है या नहीं, हमने उसका, अगर वो खैर है वो मर भी रहा हो लेकिन फिर भी हमने क्या करने, उसको केयर प्रोवाइड करनी है। तो ये प्रिंसिपल कहाँ से आते हैं, ये एथिक्स प्रोवाइड करता है। इस तरह एबॉर्शन, एक फीमेल को एबॉर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों, क्योंकि एबॉर्शन जो है उसका वो एथिकली सही नहीं है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें मदर की हेल्थ को ख़तरा है और उसके पास कोई और रीज़न नहीं है, कोई और उसके पास रास्ता नहीं है, तो फिर आपने एथिकल्स प्रिंसिपल को देखते हुए फिर आपने एबॉर्शन उसका करना या नहीं करना उसका फैसला करना है। इस तरह और भी हमारे पास हॉस्पिटल साइड पे बहुत से इशू आते हैं, तो वो तमाम इशू हम किस चीज़ पे वो के थ्रू से वो करते हैं, सॉल्व करते हैं, एथिक्स के थ्रू। मैं अगर आपको एक मिसाल दूं, अगर आपके पास आईसीयू में एक बेड है और उसके लिए 2 पेशेंट वेटिंग में हैं, एक पेशेंट आपका अपना फैमिली मेंबर लेकिन उसकी एज 40 से ज़्यादा है, लेकिन एक पेशेंट यंग पेशेंट 14, 15, 20 एज का है और वो आपका फैमिली मेंबर नहीं है। अब अगर आईसीयू की बेड की आपके पास अथॉरिटी है तो आप किस पर्सन को दोगे, तो ये फिर आप इथिकल प्रिंसिपल को आपने देखना है। आपके पास एक पेशेंट आता है कि मैं स्मोकिंग करता था लेकिन मेरे बाप को ना बताओ, तो फिर क्या है, अब आपने क्या करना है, तो फिर एथिकल प्रिंसिपल आपको बताएंगे। इस तरह बहुत से इशू हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल साइड पे। जब आप हॉस्पिटल साइड पे जाओगे बहुत से इश्यूज इस तरह आपको दिखाई देंगे, तो उन तमाम को फिर हम क्या करते हैं, आया वो सही है या गलत है इसका अंदाज़ा लगाना और उसको हमने किस तरह अच्छे तरीके के साथ सॉल्व करना है, हल करना है, इसका अंदाज़ा लगाना, ये बायो एथिक्स या नर्सिंग एथिक्स हमें बताता है। सही है। अब हमारे पास है वैल्यू। वैल्यू तो आपको पता होगा, वैल्यू कहते हैं कीमत, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को वैल्यू कहते हैं। समथिंग ऑफ वर्थ, किसी भी चीज़ जो कीमती हो उसको हम वैल्यू कहते हैं। एंडोरिंग बिलीफ और एटीट्यूड अबाउट द वर्थ ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस अगर आपका बिलीफ में हो, आपके एटीट्यूड, आपकी बिहेवियर किसी भी चीज़ की तरफ, जब आप उस चीज़ को अहमियत दो, इसको वैल्यू कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने फ्यूचर को वैल्यू दूं तो फिर क्या करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। सही है। अगर मैं मरीज को वैल्यू देता हूं, उसको इंपॉर्टेंस देता हूं, तो फिर मैं उसकी अच्छे से केयर करता हूं।
सही है। अगर मैं अपने गाड़ी को वैल्यू दे रहा हूं तो फिर मैं उसकी अच्छे से केयर करता हूं जी, उसकी सर्विस करना, सफाई सुथराई करना। तो ये क्या होता है कि अगर कोई वो पर्सन जो पैसों को वैल्यू देते हैं वो दिन रात काम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, तो क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं उसकी तरफ फिर हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर, इसको कहते हैं वैल्यू। सही है। वो लोग जो अपने पेरेंट्स को वैल्यू देते तो वो फिर किस तरह उनकी खिदमत करते हैं। सही है। लेकिन कुछ लोग होते पेरेंट्स की वैल्यू नहीं देते, बस वो इतनी ज़्यादा खिदमत फिर उनकी नहीं करते। तो किसी भी चीज़ की तरफ तवज्जो देना, उसकी तरफ हमारा एटीट्यूड और बिलीव, ये डिपेंड करता है हमारे वैल्यू पे कि हमारे जहन में या हमारे दिल में या हमारे पास उस चीज़ की कितनी ज़्यादा अहमियत है। जितनी अहमियत ज़्यादा होगी उतना हमारा बिलीव और एटीट्यूड उसकी तरफ ज़्यादा होगा। The value is a personal belief about the worth you hold for an idea, custom or object। किसी भी आइडिया के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपका जो वो है वैल्यू, क्या कहते हैं, आपके जहन में जो वर्थ है, जो अहमियत है, उसको हम वैल्यू कहते हैं। आई वैल्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई वैल्यू माई फैमिली। तो वो सिंपल चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। आप अपनी फैमिली को कितनी वैल्यू देते हो। कुछ लोग होते हैं ना, हम हॉस्टल में अक्सर देखते हैं कि वो डेली नाइट पे अपने घर कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है। कुछ लोग होते हैं वो हर 2 या 3 दिन बाद कॉल करते हैं। सही है। तो क्या होता है कि डिपेंड करता है आपके वैल्यू। कुछ लोग स्टडी को ज़्यादा वैल्यू देते तो हर दिन हर टाइम देखोगे वो स्टडी करता रहेगा। कुछ लोग क्या होते हैं अपने आप को वैल्यू देते तो फिर कभी जिम जाता है, कभी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पर। अगर आप एक चीज़ को अहमियत दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर उसकी तरफ अलग से होगा। तो आपके पास फिर एमसीक्यूज आ सकते हैं कि टू गिव समथिंग वर्थ टू समथिंग, तो इसको या टू गिव इंपॉर्टेंस टू समथिंग इज, तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। अभी हमारे पास है बिलीफ। तो देखो ये एथिक्स की टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए और एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। बिलीफ किसे कहते हैं? देखो, बिलीफ इज व्हेन यू थिंक समथिंग इज ट्रू और रियल इवन इफ यू कांट प्रूव इट। जब आप किसी चीज को सच और हकीकत मानते हो, हालांकि उस चीज को जरूरी नहीं है कि आपने प्रूफ किया होता है, तो इसको कहते हैं बिलीफ। मिसाल के तौर पे हम मुसलमानों का बिलीफ क्या है कि एक दिन क़यामत आएगी जिस दिन फैसला होगा, जिसने सही काम किए उसको जन्नत मिलेगी, जिसने गलत काम किए वो जहन्नम में जाएगा। तो ये एक बिलीफ है हमारा। अब किसी ने भी क़यामत अभी तक नहीं देखी, लेकिन ये बिलीफ है। तो बिलीफ क्या होते हैं कि उन चीज़ों के बारे में हमारी थिंकिंग या उन चीज़ों पर हमारा वो ईमान या उन चीज़ों पे हमारा अकीदा जिसको हम सच मानते हैं बगैर उनको प्रूफ किए हुए, जिसको हमें प्रूफ नहीं करना होता, तो इसको कहते हैं बिलीफ। और बिलीफ एजम्पशन बेस पे होते हैं, और एजम्पशन वो चीज़ें जिसको हम बहुत कम ही प्रूफ करते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल, बिलीविंग इन लक और फेट मीन यू थिंक दीज थिंग इन्फ्लुएंस योर लाइफ इवन द यू कांट सी देम। वही बात है कि लोग कहते हैं कि जी मेरी किस्मत अच्छी है, ये चीज़ मुझे मिलेगी। तो किस्मत किसी ने देखी है या आपको पता है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है? नहीं, बस आपको क्या है, आपको बिलीफ है कि इंसान को जो मिलता है वो उसके मुकद्दर में लिखा होता है। जो चीज़ आपके मुकद्दर में लिखी है, जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है, तो वो आपको मिलेगी। तो ये हमारा बिलीफ है। तो किसी भी चीज़ के बारे में अकीदा रखना, किसी भी चीज़ को सच मानना, हालांकि आपने उसको प्रूफ ना किया भी हो, तो इसको कहते हैं बिलीफ। इसके बाद मॉरल क्या है कि कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर सही है, कौन सा बिहेवियर गलत है, इसके बारे में आपका जो ख्याल होता है, इसको कहते हैं मॉरल अखलाकियात। सही है कि मॉरल वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत, इसको कहते हैं मॉरल। Concerned with the judgment of goodness or badness of human action and characteristics। आप किस तरह कहते हो कि ये
एक पर्सन ने गलत काम किया, ये एक पर्सन ने सही काम किया, तो गलत और सही की जजमेंट हम मॉरल के थ्रू करते हैं, अखलाकियात के थ्रू करते हैं। सही है, हम कहते हैं ना कि ये पर्सन, इस बंदे ने इसको मतलब थप्पड़ मारा तो ये अखलाकी तौर पे सही काम नहीं किया। तो क्योंकि मॉरल हमें रूल्स देता है कि आप किसी भी पर्सन की तजलील नहीं कर सकते। सही, यू ओपनली आप किसी भी पर्सन को तजलील नहीं कर सकते। हर एक बंदे का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो आपने जो किया ये गलत किया, तो ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली? ये मॉरल से पता चली। सही है, मॉरल कहते हैं अखलाकियात को। इसके बाद हमारे पास है एटीट्यूड। एटीट्यूड इज आवर प्रिज्यूम्ड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट फीलिंग टूवर्ड और रिस्पॉन्डिंग टू अ पर्सन, थिंग और एक्सेप्ट कंसेप्ट। अगर किसी भी पर्सन की तरफ हमारा रवैया, हमारा जो है बिहेवियर, उसको एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड कि जब किसी भी पर्सन की तरफ हमारा जो रिस्पांस होता है, उसके बारे में हम सोचते हैं, उसके साथ हम बोलते हैं, उसके बारे में कोई डिसीजन लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एटीट्यूड। किसी भी पर्सन की तरफ हो सकता है, किसी भी चीज़ की तरफ हो सकता है, किसी भी कंसेप्ट आइडिया की तरफ जो हमारा रिस्पांस होता है, हमारी फीलिंग्स होती हैं, इसको कहते हैं एटीट्यूड। सही है, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। वैल्यू, बिलीफ, मॉरल, एटीट्यूड, इन चीज़ों में क्या फ़र्क है, ये फिर एमसीक्यूज में आएगा। एटीट्यूड इज मेंटल पोजीशन और फीलिंग टुवर्ड अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बता दी कि किसी भी पर्सन की तरफ, किसी भी आइडिया की तरफ आपका जो क्या है, आपका मेंटल पोजीशन है, आपकी फीलिंग है, आपकी थिंकिंग है, इसको हम एटीट्यूड कहते हैं। आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें इसमें एटीट्यूड में आती हैं। Some client may feel strongly about their need of privacy, whereas other may dismiss it as unimportant. तो ये क्या है? ये आपका एटीट्यूड है। मिसाल के तौर पे कुछ क्लाइंट को प्राइवेसी की ज़्यादा नीड होती है, तो फिर हम उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं, उसका हम फिर केयर कहते हैं। कुछ क्लाइंट जो होते हैं उसकी प्राइवेसी की इतनी वो ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे कोई मेल है, अगर उसका कोई प्रोसीजर होना है, अगर आप उसका शर्ट उतार भी दे, मतलब ज़रूरत के बिना पे, सही है, तो उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं बनिस्बत एक फीमेल के। सही है, तो ये क्या है? ये प्राइवेसी नीड पे डिपेंड करता है कि कब किस पर्सन की क्या प्राइवेसी नीड होगी। तो इन चीज़ों की तरफ हमारा जो क्या है, हमारा जो थिंकिंग है, हमारी जो फीलिंग है, तो ये किस चीज़ में आती है? ये एटीट्यूड में आती है। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसको पेन हो रहा है, तो स्टाफ है वो कहती है तो बहुत बुरा हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, वो कोशिश करती है उसका पेन ख़त्म करने के लिए, तो ये उसका एटीट्यूड है। दूसरा स्टाफ है वो कहते हैं देखो पेन तो इसलिए हो रहा है कि इसको जो है वो प्रॉब्लम है या उसकी सर्जरी हुई है, तो जब तक ज़ख्म ठीक नहीं होता इसको पेन तो होना है, तो ये उसका फीलिंग या थिंकिंग है, तो ये उसका एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड इसको कहते हैं कि किसी भी पर्सन की तरफ जो हमारी थिंकिंग और फीलिंग है, इसको एटीट्यूड कहते हैं। और पार्ट नंबर फर्स्ट का ये लास्ट स्लाइड है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट कहते हैं तजाद को। कन्फ्लिक्ट, तजाद, क्या मतलब? कन्फ्लिक्ट अकर व्हेन टू और मोर पीपल अपोज वन अनदर बिकॉज देयर नीड, वांट, गोल और स्टैंडर्ड आर डिफरेंट। अ कन्फ्लिक्ट इज अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, ओपिनियन और इवन प्रिंसिपल। कि जब दो चीज़ों के दरमियान तजाद हो, एक कि अपने थिंकिंग और दूसरे की अपनी थिंकिंग जो एक दूसरे के साथ मैच ना करे, तो इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट। सही है, जब एक दो पर्सन उनके गोल, उनकी नीड्स और वांट डिफरेंट हैं, तो उन दोनों के दरमियान फिर क्या होता है? तजाद होता है। तजाद, मिसाल के तौर पे दो स्टूडेंट हैं, एक कहते हैं जी मैंने टीचिंग साइड पे जाना है, दूसरा कहते हैं मैंने हॉस्पिटल साइड पे जाना है। सही है, अब दोनों को आपने बिठाया हुआ है और एक चीज पे, तो वो फिर तजाद। एक की नीड्स, वांट, गोल अलग है, दूसरे की नीड्स, वांट, गोल अलग है। सही है, तो कन्फ्लिक्ट कहां पे आता है? कन्फ्लिक्ट जब हम किसी पेशेंट की केयर प्रोवाइड करते हैं, सही है, तो वहां पे जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि उसमें क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होती हैं, और उसमें फिर आपने एक चीज सेलेक्ट करनी होती है, तो फिर वहां पे आपके पास कन्फ्लिक्ट आता है। सही है, क्लैश आता है। और क्लैश और कन्फ्लिक्ट कहां पे आएगा? जब दो पर्सन के नीड्स, वांट और गोल अलग होंगे। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एथिक्स यूनिट का फर्स्ट पार्ट था।
इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट और नर्सिंग एथिक्स के बाकी तमाम वीडियोस लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। और नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी यूनिट हो, कोई भी लेक्चर हो, किसी भी सेमेस्टर का हो, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।